जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बयान दिया है। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हर हमले का चुन चुन कर जवाब दिया। विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो या इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को फायदा मिलने का आरोप, तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी की मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल हो या फिर 400 सीट के नारे का मामला हो, पीएम मोदी ने खुलकर अपने मन की बात की। जी और आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के वो बयान और विपक्ष का रिएक्शन भी दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हर एक बयान पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या बयान दिया। तो 2014 के पहले पैसे का पता नहीं चलता था, यह कहना है पीएम मोदी का। मोदी ने बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड से पैसे का पता चल रहा है, कमियों को सुधारा जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। और चुनावी बॉन्ड पर पीएम के बयान पर कांग्रेस पार्टी का भी जवाब आ गया है। क्या कहा गया है देखिए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया। चुनावी बॉन्ड योजना में फंड पूरी तरह से गुमनाम था, यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। चुनावी बॉन्ड धन स्रोत छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 2018 से 2024 के बीच की फंडिंग की कोई जानकारी नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े नेता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और थोड़ी देर में आपको आम आदमी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव, उनकी प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर भी स्क्रीन पर नजर आएंगी। लेकिन सबसे पहले रितु चौधरी जी, आपसे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि 2014 के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए, जो चुनावी चंदा आया, उसके बारे में तो पता भी चल पा रहा है कि किसने किसको कितना दिया। लेकिन 2014 से पहले तो ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। कैश में चंदा दिया जाता था, कितना पार्टी के खाते में जमा कराया जा रहा है, कितना इंडिविजुअल खाते में जमा हो रहा है, कोई सोर्स ही नहीं था पता करने का। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहती हूँ, चैलेंज करना चाहती हूँ कि इतने ही अगर और बहुत अच्छी अगर उन्होंने बात कही है और बिल्कुल अपने कायम है इस बात पर, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर। अपने प्रधानमंत्री जीवन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए और प्रेस का जवाब देना चाहिए इस बात का कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी बात होगा, प्रेस को जो सवाल है उनका सामना कर ले। जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है और अभी तक भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जो है वो आंकड़े नहीं पेश कर रहे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तमाम तरह का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में मोदी जी वसूली गैंग चला रहे थे और लोगों से हफ्ता वसूली कर रहे थे। एक तरह का बहुत बड़ा लूट का स्कैम है नहीं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ही सवाल पर, रितु जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के ही सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे आप जवाब चाह रही हैं, उन्होंने ही जवाब दिया है कि 2014 से पहले से तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कम से कम 2014 के बाद एक सिस्टम आया। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, किसको जवाब दिया है? वो सामने जो दो एंकर बैठे हैं, वो जो कबूतर बन के बैठे हुए हैं, उनके मुंह से एक शब्द क्या बात है? वो तो क्या बैठे हुए ऐसे करके बैठे हुए मुंडू बन के। नहीं, मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो मोदी जी के मन की बात है। ये तरीका गलत है। कोई प्रेस नहीं है। आप किसी इंडिविजुअल पर सवाल ना उठाइए, आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पर तो जवाब दीजिए। सवाल उठाना पड़ता है अगर प्रेस मीडिया अपना काम ठीक से नहीं करती है। नहीं तो चारू प्रज्ञा जी, आपसे परमिशन लेके मीडिया काम नहीं करेगी, ये भी आप जानिए। रितु चौधरी, आपके परिभाषा में ठीक क्या है गलत है उससे डिसाइड नहीं होगा। अपनी एडिटोरियल पॉलिसी लेने के लिए हर चैनल, हर पत्रकार स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का आपको भी सम्मान रखना पड़ेगा। चारू प्रज्ञा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ठीक है, आपने बात कह ली, आपने सब पे आरोप लगा लिए। अब उत्तर सुन लीजिए। अब उत्तर सुन लीजिए। हमें तो आज आप सवाल कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पे,
आप ये नहीं कहते ये मोदी जी पूरा का प्रोग्राम मोदी उसी पे है मैम, आप जिस सवाल का जवाब दे रही हैं उसी पे है। मुझे नहीं पता आपको क्या सुनाई दे रहा है, लेकिन सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही था और आपने जम के आरोप भी लगाए और फिर भी आपको शिकायत है। मुझे नहीं पता आप कैसे आपको संतुष्ट करने के लिए मीडिया काम करे। खैर चारू प्रज्ञा, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रोसेस में यही है, प्रधानमंत्री का बयान आया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उससे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही चंदा मिला हो, तमाम दूसरी पार्टियों को भी फंड गया, चंदा गया और वो पूरा डेटा अब सबके सामने है। तो इस घोटाले का आरोप सिर्फ बीजेपी पे ही क्यों लग रहा है? नमस्ते। और ऐसा है, आपका सवाल बहुत सही है। उसका जवाब देने से पहले हम 2-3 बातें स्पष्ट कर देते हैं। पहली बात, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेना कंप्लीटली लीगल है क्योंकि हमारे देश के संसद में ये लॉ पास हुआ है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और नॉट आपकी सरकार ने प्लीज प्लीज एक एक करके रितु जी, अब चारू को सुन लीजिए प्लीज। मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया और इनको आपत्ति होने लगी जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी हर साल अपने सारे डोनेशन को डिक्लेयर करती आई है। आप जाकर चेक कर लीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे है। ये दूसरी बात, कहाँ डिक्लेयर किया? तो इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं डिक्लेयर किया अभी तक? जाता है रितु जी, आप थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए, बीच में मत बोलिए। रवि जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप काउंट करिए। रितु जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, अभी शो खत्म नहीं हो गया है। चारू अपनी बात रख लें, पहले तसल्ली से सुन लीजिए उनको जी। के साथ मुझे ना बुलाएं, बोलिए। प्लीज। ऐसे डिसिप्लिन लोगों के साथ मुझे आप ना बुलाएं। बोलिए बोलिए चारू। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, 100 चूहे खाकर कांग्रेस चली हज पे। तो आज तक तो आपने जितना पैसा कमाया, गवाया, अपनी जेब में डाला, विदेशियों में बांटा, आपने कभी किसी को कोई आंकड़ा, कोई नंबर, कोई हिसाब किताब दिया नहीं। आज अगर सही तरीके से इलेक्शंस की फंडिंग की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आप बात ऐसे करते हो जैसे आप चुनाव नहीं लड़ते। आप बात ऐसे करते हो जैसे 1600 करोड़ जो आपकी पार्टी को भी मिले हैं, मैं केवल इस समय कांग्रेस की बात कर रही हूँ, 1600 करोड़ मायने नहीं रखते। आपने क्यों लिए? अगर आपको लगता है कोई पैसा घोटाले का है, या आप इतने बड़े लोग हैं कि 1600 करोड़ लिए दिए हो गए और आपको लगता है वो आंकड़ा जनता को देने की जरूरत नहीं है, आप पूछिए, बीजेपी से सवाल पूछिए। लेकिन आप उस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं जो खुद ही जवाब देती आई है, हर साल डिक्लेयर करती आई है। और अगर हम इन चीजों की बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे ना सर, तो सच्चाई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य केवल इस देश का निर्माण है और कुछ नहीं है। नहीं, चारू जी, सवाल ये है कि अगर आप लोग इतना ही पारदर्शी सिस्टम चाह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, चुनावी चंदे के लिए, तो इस तरह की पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया कि कौन सी कंपनी, कौन सा इंसान किस पार्टी को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे रहा है, ये पहले ही पता चल जाए? ये तो तब जाहिर हुआ ना जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्क्रैप कर दिया पूरी की पूरी स्कीम को ही और कहा कि सारी जानकारी पब्लिक के सामने रखिए। पब्लिक के सामने जानकारी रखनी है तो बिल्कुल रखी जाएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी रखेगी, भारतीय जनता पार्टी भी रखेगी। लेकिन इस प्रावधान की एक वजह थी। इस प्रावधान की वजह यह है कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर एक प्रदेश में, अगर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझे चंदा देना है उस पार्टी को जो सरकार में नहीं है, और सरकार में रहने वाली पार्टी को पता चलता है, वो बाद में आपके खिलाफ एक्शन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं। इट जस्ट क्रिएट्स एक खराब एटमॉस्फेयर बिजनेस करने के लिए। ये बड़े बिजनेस हाउसेस की बात है और ये बात हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्द में समझाई है। हमारे साथ अभिनंदिता भी जुड़ चुके हैं। अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। अभिनंदिता, सवाल ये है कि चंदा लेने में बुराई है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेने में सारी आपत्ति है? अगर वो चंदा बैग में भर के मिल जाए, टेबल के नीचे से मिल जाए, छुपा के मिल जाए, किसी दूसरे तरीके से मिल जाए तो ठीक। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले जो कि डेटा आप सबके सामने है, जिसमें सभी पार्टियों को मिला है, तो गलत? क्या ये लॉजिक सही है? देखिए, ये लॉजिक तो है ही नहीं। ये लॉजिक के ऊपर, ये लॉजिक मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड्स या चेक से चंदा और वो नहीं है। मुद्दा ये है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, उनको ब्लैकमेल करके लोगों को उसके बाद उनसे चंदा लेने का। ये बात है क्विड प्रो को की। अर्थ ये है कि जैसे ये एलिजेड जो शराब पॉलिसी है, अगर उसमें आप देखें तो एक 5-6 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उनमें से एक मिस्टर रेड्डी है। मिस्टर रेड्डी अपने 9 बयान देते हैं, 9 बयान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है, वो अपने बयान में
अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लेते, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते, फिर उन्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर उसी टाइम पे अलग अलग उनके फादर की कंपनियों के जरिए 60 अभिनंदिता जी माफी चाहूंगा मैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा अपनी बात। बस एक सवाल मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, बीजेपी के अतिरिक्त टीएमसी को भी बड़ी मात्रा में चंदा मिला है, क्या उन्होंने किसी एजेंसी का दुरुपयोग किया? क्या कांग्रेस ने दुरुपयोग किया? हर वो पार्टी जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उसको चंदा मिला, क्या उन्होंने किसी एजेंसी का दुरुपयोग किया या सिर्फ बीजेपी पे ही आरोप आप लोग लगा रहे हैं, बाकी सब पाक साफ है? देखिए, जो बात मैं कह रही हूँ वो एक बहुत स्पेसिफिक केस को लेके कह रही हूँ, ठीक है, जहां पे हमें बिल्कुल क्लियर क्विड प्रो को दिख रहा है। आप ये बात समझने की कोशिश इसीलिए तो मैंने कहा क्विड प्रोक्यो आप बता पाएंगी या कांग्रेस का बता पाएंगी, या सिर्फ आपने बीजेपी के क्विड प्रोक्यो को ही तैयार करके डिबेट में आपने उस मैटर को रखने का तय किया है? देखिए, वो ओनस मेरा नहीं है कि मैं जा के वो, ये बात हमारे से डायरेक्ट रिलेटेड है। मैं इस बात को पढ़ चुकी हूँ। इस बात पे अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने डिफेंस में कोर्ट में ये बात करी है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि नहीं आप एग्जांपल मत दीजिए, नहीं आप अपनी बात 4 एग्जांपल और दीजिए, तो वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अपनी बात पूरी कीजिए, खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा, ठीक है? तो मैं आपको जैसे कि कह रही थी कि उसके बाद 9 उनकी हियरिंग्स होती हैं, उनको अरेस्ट होता है, उनके फादर की अलग अलग कंपनियों से 60 करोड़ रुपए जाते हैं। वो उसी टाइम ईडी उनकी बेल को अपोज भी नहीं करती, उन्हें बेल मिल जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। वेरी गुड। सब सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं। एक बीजेपी जो है वो इतनी सियानी पार्टी हो गई है, बल्कि एक कोई मुझे उस दिन कह रहा था कि बीजेपी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ कंपनी, इट्स अ वसूली कंपनी। आप ये देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। देखिए, अलग अलग पार्टीज में लोग थे जिनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस थे। क्या होता है जब वो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं? तो यहाँ ये सारी चीजें जो है वो हम उनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक लास्ट बात है नहीं, एक बार में एक ही मेहमान बोले जी। अगर अभिनंदिता जी, एक लास्ट बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट, चारू प्लीज, चारू मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा जी। दिया होता हाँ, तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिफेंड कर रही है, कोर्ट में जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके, इसीलिए शायद क्योंकि जब ये खुलासा हुआ तभी हमें ये पता चला, रेड्डी वाला और कई सारे और। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं चारू आपसे लूंगा, लेकिन एक और अहम खबर, क्योंकि देखिए 2 मुद्दे जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, इलेक्टोरल बॉन्ड और दूसरा ईडी का एक्शन। दूसरे बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रहा जवाब? ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर पीएम ने क्या कहा? क्या ईडी 2014 के बाद बनी? क्या पीएमएलए कानून हमने बनाया? ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ना हम ईडी को भेजते हैं, ना ईडी को रोकते हैं। ईडी के एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से, लेकिन ऋतु चौधरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी के एक्शन को लेकर जो कुछ कहा है, अब ये ईडी को ये अधिकार जो हैं ये तो आपकी सरकार में ही मिले। 2005 में पीएमएलए कानून को लागू किया गया, यूपीए सरकार थी। 2012 में ईडी की जांच का, पीएमएलए कानून का दायरा बढ़ाया गया, आपकी सरकार थी। अब आप ही लोग ईडी के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ईडी अगर स्वतंत्र एजेंसी है और उसको प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करने दे रहे हैं, तो क्यों संजय मिश्रा के कार्यकाल को बार बार बढ़ाया गया? कानून से ऊपर उठकर अपने पसंदीदा अफसर का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? और ईडी का जो आप देखिए, ईडी 2014 से लेके अब तक लगातार विपक्ष पर ही क्यों हमलावर है? क्यों भाजपा में कोई क्या आपको भ्रष्टाचारी नहीं दिखता? जबकि जो आज तो भाजपा पार्टी, अगर बीजेपी का सही मीनिंग मैं बताऊं तो वो तो भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है। जितने भ्रष्टाचारी निकलते सब भाजपा में घुस रहे हैं, लेकिन सब वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं और ईडी की नजर नहीं पड़ती उन पर, लेकिन विपक्ष पर बराबर नजर पड़ती है। चलिए, इसका उत्तर ले लेते हैं कृष्णा हेगड़े से। आपने जो कहा उसका उत्तर, ईडी का दुरुपयोग, उसका उत्तर कृष्णा हेगड़े आप ही दे दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जब सरकार बनी, कृष्णा हेगड़े, महाराष्ट्र में जब शिवसेना शिंदे गुट की सरकार बनी तो यही आरोप लगे।
भाई चाहे वो शिवसेना के लोग हों, चाहे एनसीपी के लोग हों, जब इधर आ गए तो उनके दाग धुल गए। सबसे ज्यादा आरोप लगे महाराष्ट्र में नेताओं पे। देखिए, आपने सबको दो बार बोलने का मौका दिया, तो जरा आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं दोनों जो आपका विषय है उसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण दूं। जी, एक बात तो यह है कि जैसे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ 3% जो है पॉलिटिशियंस के ऊपर ईडी ने केस लगाई है। ईडी ने लगभग 30,000 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर्स का जो गफला था, जो डिफॉल्ट था, उसको रिकवर किया और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बाहर का जो डिफॉल्ट था उसको रिकवर किया। तो जो ईडी का काम है उसका प्रशंसा भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो आपने कहा है, महाराष्ट्र में लगभग 100 विधायक महाविकास आघाड़ी छोड़ के हमारे पास आए, तो ऐसा नहीं कि सबके ऊपर केस है। और दूसरी बात, जिसके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की, 1-2 को क्लीन चिट मिली होगी, लेकिन दूसरे सभी का केस जो है, जो फाइल है, वो अभी भी खुला है। तीसरी बात यह है कि जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात की, कि आपने कहा कि लगभग 17,000 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आया, सिर्फ 30% जो है वो बीजेपी को आया और 70% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो पैसा था वो विपक्ष को गया। तो वो क्यों गया? दूसरी बात यह है कि हमारी जो बीजेपी है केंद्र सरकार में है और 20 राज्यों में काम कर रही है, लेकिन जो बीआरएस है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, एक राज्य में है, फिर भी उनको 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1000 करोड़ मिले हैं। तो उसका मतलब क्या, वो वहां पर स्टेट राज्य में वसूली कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो पारदर्शिता सम्मान्य प्रधानमंत्री लेके आए, इसके लिए आज ट्रांसपेरेंसी है और आज आप ये सब रिकॉर्ड है वो बाहर पब्लिक डोमेन में आ सकता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं पूछना चाहता हूं, सम्मान्य प्रवक्ता को, कि कांग्रेस इलेक्शन जो आजादी के बाद जितने इलेक्शन हुए वो बिन पैसे के लड़े थे क्या? आपके जो सांसद है उड़ीसा के, उनके घर में 400 करोड़ रुपए मिले। आपके जो कॉर्पोरेटर, एक मामूली कॉर्पोरेटर बैंगलोर में, उनके घर में 50 करोड़ रुपया मिले। तो वो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा इलेक्शन के लिए आता है, ये पैसा ब्लैक मनी है जो आज ट्रांसपेरेंसी के वजह से, मोदी जी के वजह से पब्लिक डोमेन में है और आज आप बीजेपी के ऊपर ये उंगली दिखा रहे हो। और दूसरी बात ये है जी कि कल ही सम्मान्य प्रधानमंत्री और आज हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस तो एस्टेट एजेंट के मार्फत काम कर रही थी। उन्होंने द्वीप भेजे, नदी भेजे, अरुणाचल की ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है कृष्णा जी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ईडी के एक्शन का, एक मिनट ऋतु जी प्लीज, एक मिनट, अरे कृष्णा जी एक मिनट, चारू से सवाल पूछने दीजिए। चारू जी एक मिनट, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करना है। अच्छा बोलिए, याद आ गया आपको। 100 गवर्नमेंट गिराई कांग्रेस ने सीबीआई के नाम पे। क्या मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव को हमने जेल में भेजा? सीबीआई ने भेजा कांग्रेस के कार्यकाल में। अभी ये हमारे ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। भाई आपने 100 गवर्नमेंट कैसे गिराई सीबीआई के थ्रू? ठीक है, गिराई ना आपने, तो जरा आपने गिरेबान में भी जाके देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है चारू, अब एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2004 से 14 तक जब यूपीए की सरकार रही और जिन नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, उसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 54% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। लेकिन 2014 के बाद यह परसेंटेज, मतलब विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का, बढ़कर 95% तक पहुंच जाता है। इसी आधार पर विपक्ष आपसे यह सवाल पूछता है कि आपको विपक्ष में ही सारे भ्रष्टाचारी क्यों नजर आते हैं, बीजेपी में क्यों नहीं, एनडीए के बाकी घटक दलों के नेताओं को का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता? जी बिल्कुल ठीक बात है और ये प्रश्न आपको मुझसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। 2014 से पहले एक इंग्लिश की कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, चला करता था। तो इसको कहते हैं क्विड प्रो को, कि तुम चोरी करो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, मैं चोरी कर रहा हूँ तुम मेरी तरफ नहीं देखना। और ये जो आज इंडिया अलायंस में एक दूसरे को साथी कहते हैं, ये इसी तरीके से फंक्शन करा करते थे, मिलके देश लूटते थे। आज मैं आपको एक आंकड़ा और बताती हूँ। उस 10 साल का कार्यकाल जो यूपीए का है, ईडी ने 35,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करी है और अगले 10 साल में उसी ईडी ने
1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त करी है। इसका क्या मतलब है कि अब ईडी एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करती है और जो पाया जाता है दोषी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। यह है पहली बात। दूसरी बात, ईडी का केवल 5% एक्शन नेताओं के खिलाफ होता है, बाकी सारा का सारा उन लोगों के खिलाफ होता है जो काले धंधे में डील करते हैं, पीएमएलए के केसेस होते हैं। तो पीएमएलए के केसेस बहुत लिमिटेड नेताओं की तरफ आते हैं। ये आंकड़े ये आप लोगों को देना नहीं चाहते। तीसरी बात, आज आकर चिल्लाने की जरूरत क्या है भाई? जब सच्चाई ये है पैसा रिकवर होता है, मनी ट्रेल रिकवर होती है, अलमारियां खुलती हैं और पैसों की गड्डी बाहर गिरती है, तो जनता को इससे ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। और ऋतु जी ने एक सवाल पूछा, कहती हैं कि ईडी के चीफ के बारे में हमसे प्रश्न पूछ रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, यूपीए के रजीम में ईडी का चीफ कौन अपॉइंट करता था मैडम? बीजेपी करती थी या विपक्ष करता था? ये तो भाई जाहिर सी बात है, जो सरकार में होगा वही चीफ अपॉइंट करेगा। इस तरीके की बेफालतू की आप रिटोरिक यहाँ पर बातें नहीं लाइए। आप ये बताइए कि जिन सांसदों की अलमारियों से पैसों की गड्डियां गिरती हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेती हैं? और अगर आप अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स या ईडी की बात चलिए इसका उत्तर हम लेंगे, इसका उत्तर हम लेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से, और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कल मेरठ की रैली में कैसे विपक्षी नेताओं के करप्शन पर हमला बोला, क्या कहा उन्होंने, आइए वो बयान सुनाते हैं। बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए, और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ऋतु जी, प्रधानमंत्री का बयान भी आपने सुना, और बीजेपी के प्रवक्ता भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि यूपीए के काल में ईडी का जो फंक्शन था और अब का जो फंक्शन, उसमें बड़ा अंतर यही है कि ईडी ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा रिकवरी हो रही है, ज्यादा काम कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनको एक तरीके से बैकअप दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने का। आप अगर भ्रष्टाचार पे सुस्त थे, आपने एक्शन नहीं लिया, आप वैसे अधिकारियों को अपॉइंट नहीं कर पाए, तो इसका आरोप बीजेपी पर लगाने का क्या तुक है? इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, बहुत हास्यास्पद बात है कि पीडीआई ये बात कहती है कि 2014 से पहले जो है ईडी ने कार्रवाई नहीं की। अरे साहब, ईडी ने कार्रवाई की, लेकिन किसी के दबाव में नहीं की। जिस प्रकार से 2014 के बाद लगातार ईडी जो है भाजपा का एक टूल बन के रह गई, उसका एक हथियार बन के रह गई, वैसे 2014 से पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि आज तक 2014 से लेकर अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नहीं की है। ये दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके खाते में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं ये कहती हूँ कि आप जो है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भ्रष्टाचार पे कर लीजिए। अगर आप इतने सच्चे और खड़े हैं तो आप पहली कॉन्फ्रेंस जो है भ्रष्टाचार के नाम पे कर लीजिए। ले लीजिए, उसमें ईडी को भी ले लीजिए, उसमें सीबीआई को भी ले लीजिए, उसमें तमाम अपने भ्रष्टाचारी जितने भी आपने साथी भी जोड़े हैं, जो भ्रष्टाचारी परिवार। ऋतु जी, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि ईडी को ये सारे हथियार किसने दिए? आपकी सरकार ने दिए। तो क्यों दिए थे? कि वो चुपचाप बैठे रहें? मतलब ईडी को सारे अधिकार देकर एजेंसी चुपचाप बैठ जाए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना करे, ये मंशा थी आपकी, इसलिए आपने ये अधिकार दिए थे, दायरा बढ़ाया था पीएमएलए का।
सुनिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है साहब। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात कर रही हैं। आप रहने दीजिए। आपको ईडी के एक्शन पर ऐतराज है ना? मैं आपसे क्लियर कट सवाल पूछ रहा हूं। 2012 में जब पीएमएलए कानून का दायरा बढ़ाया गया, ईडी को सारे अधिकार दिए गए, तो वो क्यों दिए गए थे? कि चुपचाप जांच एजेंसी बैठी रहे, कोई कार्रवाई ना करे भ्रष्टाचारियों पर। भ्रष्टाचारी केवल विपक्ष में है क्या? भाजपा में नहीं है? ये कौन है? ये शुभेंदु अधिकारी कौन है? हेमंत बिस्वा कौन है? नारायण राणे कौन है? ये सब लोग कौन है? भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है, यानी आपका कहना है कि विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। उस पर मैंने जवाब दिया भी था चारू का। जी, मैं आता हूं आपके पास। 400 के नारे पर विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया है? पीएम मोदी ने कहा, जनता ने दिया 400 पार का नारा। 30 साल स्टेबिलिटी का अभाव रहा। राहुल ने कहा था, बिना फिक्सिंग के 180 सीट नहीं आती। 400 सीट का नारा बिना ईवीएम के पूरा नहीं हो सकता। एक तरह से राहुल गांधी के उन आरोपों का भी पीएम मोदी ने दिया जवाब। और प्रधानमंत्री ने एक और विषय इस इंटरव्यू के दौरान उठाया, कच्छथीवू का। जी हां, कच्छथीवू द्वीप को लेकर पीएम मोदी का नया पोस्ट भी सामने आया है और बयानबाजी के अलावा डीएमके ने कुछ नहीं किया। कच्छथीवू पर नए खुलासों ने डीएमके की पोल खोल दी है। कांग्रेस डीएमके का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। पारिवारिक पार्टियों को सिर्फ परिवार की चिंता है, पीएम का बयान। और पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में कच्छथीवू को लेकर क्या कहा था, वो भी आपको सुनाते हैं। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। तो देखिए, कच्छथीवू को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है तत्कालीन सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर। कहा, मां भारती का एक अंग काट दिया गया, सब कुछ जानते बूझते। वहीं कच्छथीवू को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आ गया है। 1974 में कच्छथीवू को लेकर समझौता हुआ। कच्छथीवू को लेकर श्रीलंका के साथ एक पैक्ट हुआ। समझौते से मछुआरों को काफी नुकसान हुआ, इसका जिक्र किया है विदेश मंत्री। When this agreement was presented before Parliament, the then Foreign Minister, Shri Swaran Singh ji, he actually assured the Parliament, and I am reading his words, I feel confident that the agreement demarcating the maritime boundary in the Pork Bay will be considered as fair, just, and equitable to both countries. At the same time, I wish to remind the honorable members that in concluding this agreement, the rights of fishing, please note, the rights of fishing, pilgrimage, and navigation, which both sides have enjoyed in the past, have been fully safeguarded for the future. This was the assurance that the then Foreign Minister, Shri Swaran Singh ji, gave in Parliament at that time. विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आपने सुना। ऋतु जी, इस सवाल को चूंकि प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में उठाया, रैली में भी बोला, एस जयशंकर का बयान भी इस पे आ गया, क्या यह माना जाए कि एक ऐसा नैरेटिव जो कहीं ना कहीं दबा था, उसको प्रधानमंत्री के इस बयान से एक तरीके से नई बहस का मौका मिला है? क्योंकि एस जयशंकर ने भी ये कहा कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम अचानक से बिना मतलब के मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि 21 बार मैंने खुद कम्युनिकेट किया स्टेट गवर्नमेंट डीएमके के साथ इस विषय पर।
देखिए, मोदी जी का एक उसूल रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने कि मुद्दों को दबाने का। तो कोई भी नया मुद्दा उठता है तो उसको दबाने के लिए एक नया मुद्दा उठा देते हैं। अभी मैं पूछूं कि अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन का बयान आया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की धरती पर है और पूरा हक जो है चीन का है उसमें, तो उस पर क्यों नहीं बयान देते मोदी जी? मोदी जी जो अभी पहले मोदी जी ने बयान दिया, चीन के दावों पर तो भारत का स्टैंड क्लियर रहा है, है। आपकी सरकार में भी और मोदी सरकार में भी। चीन का जो दावा है भारत की जमीन पे वो गलत है, और कभी 1 इंच भी जमीन भारत की चीन के हिस्से नहीं जाएगी, ये तो हर सरकार का स्टैंड रहा। मेरा सवाल कच्छ द्वीपों को लेकर था, जिसको लेकर एक ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ, और वो किसकी सरकार में वो किसकी सरकार में श्रीलंका को दिया गया, इसी पर तो सवाल बीजेपी कर रही है। लेकिन सर, आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहिए देश की जनता को कि मोदी जी का बयान कभी भी चीन के खिलाफ नहीं आया। वो खुलकर क्यों नहीं बोलते इस चीज पर? रितु जी, कच्छ द्वीप को लेकर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड है जो आप इस चर्चा में सामने रख सकती हैं, या कोई स्टैंड नहीं है? अभी आप लोग सोच रहे हैं इस पर? नहीं, माफ कीजिए कि ये जो है आज नहीं बना है, तमिलनाडु आज नहीं है। नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं आई है ना, कई इंफॉर्मेशन नहीं आई है इसमें। आपको पता होगा तमिलनाडु बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने इससे लेकर बाकायदा एक आरटीआई डाली थी और उसमें कई जानकारियां सामने आई हैं। उसके बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। आपके पास कोई जवाब है या नहीं है? तो वो तो स्टालिन सरकार भी कई बार उठा चुकी है, वो तो मुद्दा लगातार चल रहा है। इसमें नया क्या कर दिया भाजपा ने? नया क्या किया भाई? चारू जी बताइए, जड़े मुर्दे क्यों उखाड़ा जा रहे हैं चुनावों से पहले? ठीक है, अब रितु जी, ठीक है, आपको बहुत मौका दिया जी। चारू जी, ऋतु जी के पास जवाब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ नेहरू गांधी डायनेस्टी की करी हुई गलतियां हैं जिसका खामियाजा हमारा देश आज तक भुगत रहा है। आज भी हमारे देश के लाखों मछुआरे हैं जो मच्छी पकड़ने उन्हीं पानियों में जाते हैं और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है श्रीलंका के द्वारा, क्योंकि इसको एंक्रोचमेंट कहा जाता है इंटरनेशनल वाटर्स में। तो ये काम किया किसने? इतनी इस हद की लापरवाही कांग्रेस सरकार की। यूएन में सीट चाहिए आपको, सिक्योरिटी काउंसिल पे, ये ले लो। आपको अक्साई चिन चाहिए, ये ले लो। आपको कच्चा देवू का आइलैंड चाहिए, ये ले लो, क्योंकि हमको तो परवाह ही नहीं है ना अपने देश की ना देशवासियों की। और यही जो नेग्लेक्ट की आदत कांग्रेस की रही है। चारू, लेकिन कांग्रेस का एक ऑफिशियल काउंटर है इस पे, मुझे लगता है उसको भी एड्रेस आप कर लीजिए। ऑफिशियल काउंटर है कि ऐसे ही समझौते आपने दूसरे पूर्वोत्तर के राज्यों के जमीन के समझौते ऐसे ही आपने किए हैं, यानी कि मोदी सरकार में भी किए हैं। जी, इसमें एक फर्क है, और ये फर्क मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जहां पर लैंड डिस्प्यूट है, जहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर हम बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करें, ये बॉर्डर डिस्प्यूट 1947 के जमाने से चलती आ रही है और इसको एक सही तरीके से सुलह करी गई है। एक एक इंच अपनी जमीन की हमने अपने पास रखी है, हमने उसकी लड़ाई लड़ी है। ऐसी एक कागज लिखकर दे नहीं दिया ये कह के कि ये किसी काम का नहीं है। और ये किस्सा केवल कच्चा देवू का नहीं है। अंडमान ने निकोबार का जो हाल करा गया वो भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है हमारे देश की सिक्योरिटी। ठीक है, अभिनंदिता जी, इस पर एक जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन में आप सब लोग साथ में हैं, तो इस तरह के मुद्दों का जवाब देने के लिए क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होता है? राय मशवरा सबका लिया जाता है और उसके बाद एक तथ्य, एक फैक्ट, एक जवाब सामने रखा जाए, इसकी कोशिश होती है क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के लिए ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया देश की संप्रभुता से ही तो जोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं ज्यादा मैं चिल्ला वगैरह नहीं सकती। मेरी एक हम्बल ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है आप थोड़ा सा बायस्ड होते हैं, और ये मैं बहुत अर्नेस्टली बोल रही हूँ, इसलिए 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि देश के सामने ये बड़ा मुद्दा है आज कि क्या इंडिया गठबंधन आपस में बात कर रहे हैं, ये डिसीजन होता है या नहीं होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे इंटरेस्ट वो होते तो हमें को ये भी डिस्कस करना चाहिए कि अच्छा, जब दूसरी पार्टी में शामिल कराने के लिए जब बीजेपी जाती है किसी प्रफुल्ल पटेल के पास, तो उनकी क्या बातचीत होती है? क्या वो बोलते हैं कि अच्छा आज से तुम हमारी आइडियोलॉजी में आ जाओ? तो ये सारी चीजें ना स्पेकुलेशन है। देखिए, आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन सुनिए तो आपको मैंने आपने आपकी बात सुनी, आपको बात ये अजीब लग सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड का आलम यह है कि रामलीला मैदान में आप उनके साथ खड़ी थी जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे गिरफ्तार करके जेल भेजो। कहिए तो वो बयान चला के हम सुना दें। तो ये बहुत अजीब है कि आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। समीर का जो सवाल था, मुझे लगता है उसका उत्तर आपको देना चाहिए था। जी, मैंने आपको बोला है कि वो
वो पॉइंट नहीं है। मैं उसका उत्तर का मतलब कुछ चीजों पे डिस्कशन होंगे, कुछ चीजों पे नहीं होंगे, ये कोई स्पेकुलेशन की बात है। आप मेरी बात सुनिए 1 मिनट। चाइना पिछले 5 साल से दिन पे दिन हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, ठीक है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। जब मोदी जी लद्दाख में जाके जीतते हैं, वहां का कबाड़ा कर देते हैं। सोनम वांगचुक आपको पता है, वो एक प्रोटेस्ट पर हैं, बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत डेलिकेट एरिया वो है। जब हम मणिपुर जाते हैं ये, तो वहां आग लगा देते हैं, वहां कबाड़ा कर देते हैं। तो मुद्दा ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई क्रिटिकल मामलों में हमारे पास जवाबदेही नहीं है हमारी सरकार की। सवाल ये है कि आज की डेट में चाइना जो अंदर आ रहा है, सवाल ये नहीं है कि 30 साल पहले 50 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, वो भी सवाल है, लेकिन वो आप इलेक्शन के बाद भी पूछ सकते हैं। आज वो बहुत सवाल इलेक्शन के बाद पूछे जाएंगे। कृष्णा हेगड़े जी, अभी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आज जो देश को एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उन मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो रेलेवेंट इश्यूज हैं उन पर क्यों नहीं बात हो रही, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर बात क्यों नहीं हो रही। ये बात लगातार ऑपोजिशन उठा रहा है। और ये जरूरी है, आप जी, बात लाजिम है ना पूछना। ठीक है, ऐसा कृष्णा है जी कि मन की बात हो या दूसरी कई बात हो, हमारे प्रधानमंत्री बड़े मुद्दे पे हमेशा बोलते हैं, लेकिन बेचारे सम्मानीय मनमोहन सिंह जी को तो कभी बोलने ही नहीं देती कांग्रेस सरकार। वो 10 साल प्रधानमंत्री थे, एक बार भी उनको बोलने नहीं दिया। और उनका ऑर्डिनेंस भी है, राहुल गांधी उठा के उसको फाड़ के। अभी नंदिता जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही सभ्यता की बात कर रही थी कि डिबेट आप बहुत सभ्य तरीके से करती हैं, बीच में नहीं बोलती हैं। आप कृष्णा जी को बोलने दीजिए जी। मैंने बता दिया मनमोहन सिंह जी के तरफ उनका क्या बर्ताव था, सम्मानीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस एक एस्टेट एजेंट के मार्फत काम करती है, कभी द्वीप बेच देती है, कभी जमीन बेच देती है, कभी राम सेतु को ड्रेजिंग करके राम सेतु को भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। उससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती है। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये राम विरोधी लोग हैं, ये सब एक साथ मिले हैं। और इनको देखता हूं तो मुझे पिछले कार्यकाल में 2G, 3G, कोयला, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, कफन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला सब याद आता है, और देश की जनता को भी याद आता है। ठीक है, और इसके लिए देखिए देश की जनता के सामने तो सारे मुद्दे हैं ही, और निश्चित तौर पर चुनाव आने वाला है तो हर पार्टी अपने तरीके से उन मुद्दों को रखेगी। सुनिए ना, 40 सीट एक लोकसभा में, 50 सीट दूसरे लोकसभा में, 90 सीट 2 लोकसभा में, और एनडीए कहां पर है 700 सीट पर, 2 लोकसभा में 700 सीट, ये है 90 सीट पर। और ये हमारे बारे में बात थोड़ा सा समय हमारे पास कम है कृष्णा जी, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है। और देखिए तमिलनाडु से चुनाव लड़ने पर पीएम का क्या जवाब आया, क्योंकि वो सवाल भी उनके सामने आया। मैं अपने लिए कुछ तय नहीं करता, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। पार्टी जहां भेजती है वहां जाता रहता हूं, क्लोज माइंड से मैं कुछ नहीं करता, खुलापन जीवन के विकास का द्वार खोलती है, प्राइम मिनिस्टर का बयान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो अपने लिए कुछ भी तय नहीं करते, पार्टी जो कहती है वही करते हैं। तमिलनाडु का जिक्र हुआ है तो तमिलनाडु का जरा वोट समीकरण देख लेते हैं। तमिलनाडु से हम सबको पता है 39 सीटें आती हैं, और जो समीकरण है वो अब आपके सामने ये रहे। 2004 से शुरुआत करते हैं। यूपीए को 57.4% वोट हासिल हुए थे और एनडीए को 34.8%, 34.8%। 2009 में 42.5% यूपीए को, 4.3% एनडीए को। और तमिलनाडु का वोट समीकरण आपके सामने 2014 में 4.4% यूपीए को और 18.8% एनडीए को। और 2019 में आप देखिए 53.9% यूपीए और 30.7% एनडीए। तो वोट परसेंटेज एनडीए का बढ़ता नजर आ रहा है साल दर साल। अब आप देखिए तमिलनाडु में बीजेपी का वोट ग्राफ आपके सामने। 1999 में 7.1%, 2004 में 5% और 2009 में 2.3%, सिर्फ 2.3%। ये तमिलनाडु में बीजेपी का वोट परसेंटेज रहा है। और लगातार साउथ में, दक्षिण में बीजेपी अपना आधार बढ़ाने की कर रही है कोशिश। 1999 में 7.1% और 2014 और 19 का अहम है 5.5% और 2019 में 3.7% वोट जो हैं वो बीजेपी को हासिल हुए थे तमिलनाडु के अंदर। इस बार
अन्ना मलाई की अगुवाई में बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि उसका वोट परसेंटेज काफी बढ़ेगा। देखना होगा रिजल्ट क्या रहता है।